नमस्कार। बीएसएन के फिट तो हिट कार्यक्रम में हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सारी समस्याओं में एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप किस बीमारी को किस तरह से आप रोक सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और अगर कैसे क्या लक्षण होंगे जब आप उनको वो चीज़ें सामने आएंगी। तो हम एक्सपर्ट से बात करेंगे और इस कार्यक्रम की सीरीज में सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रांत खन्ना। डॉक्टर विक्रांत, आपका स्वागत है बिल्कुल सटीक न्यूज़ में। और आज हम विक्रांत खन्ना जो एमडी हैं ऑर्थो के और पेन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर विक्रांत नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट के भी एक्सपर्ट हैं। तो आज हमें बताएंगे कि सर्दियों में पेन जो जॉइंट पेन है उसको कैसे मैनेज किया जाए और ख़ासकर ओल्ड एज के लोगों के लिए ये कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आप शायद बहुत कुछ दवाइयों और इलाज से बच पाएंगे या ऑपरेशन से बच पाएंगे। तो डॉक्टर विक्रांत, आपका स्वागत है। और सबसे पहले सर्दियों का समय है और अक्सर जॉइंट पेन की शिकायत आती हैं, तो आप बताएंगे कि किस तरह से जॉइंट पेन कि क्या ये लक्षण है और किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है। सर्दियों में जॉइंट पेन आने के कारण बहुत विभिन्न हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है अगर तो जॉइंट में पहले से थोड़े से आर्थराइटिस चल रहा हो, तो उसमें जैसे ही चेंज होता है, वेदर का चेंज होता है, चाहे वो गर्मी में एकदम से गर्मी से सर्दी आए जी, या सर्दी से गर्मी आए, या गर्मियों में भी अगर बारिश एकदम से पड़ती है और टेम्परेचर होता है तो उसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है। और उससे आर्थराइटिस के लोगों में और नॉर्मल लोगों में अलग अलग है। आर्थराइटिस जो मैं बोल रहा हूँ, आर्थराइटिस भी कुछ प्रकार के हैं जिसे हम गठिया बाई कहते हैं, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आता है। और एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस जो जोड़ का वेयर एंड टेयर, जो घिसावट किसे कहा जाता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयाँ चलती हैं और जब दर्द बढ़े तो कुछ दवाइयों को आगे पीछे करके तो टेस्ट करके चला जाता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस के जो मरीज होते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस जो वेयर एंड टेयर वाले हैं, उनके लिए रहता है बेस्ट रहता है कि थोड़े से गर्म कपड़े पहने। जैसे ही ठंड से एक्सपोजर होता है तो उसके अंदर खून की जो नसें होती हैं वो भी सिकुड़ती हैं, उससे भी दर्द बढ़ता है। तो गर्म कपड़े पहने, ज़्यादा गर्म से एक्सपोज ना रहें। दूसरा, अंदर कंबल में रहें और एक्सरसाइज करें। योगा और एक्सरसाइज से भी खून की नसें वायबल रहती हैं, खून की नसें ठीक रहती हैं और जोड़ों के दर्द को, मस्कुलर पेन्स को कम करती हैं। एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है लुब्रिकेंट। जॉइंट्स में क्या लुब्रिकेंट का क्या रोल होता है और किस तरह से उसको बचा के रखने की आवश्यकता है? तो जो हर जॉइंट में लुब्रिकेशन होता है, चाहे वो छोटे से छोटा एक उंगली का जोड़ हो या बड़े से बड़े एक कूल्हे का या घुटने का जोड़ हो। तो छोटे जोड़ों में 1 ml के करीब होता है और कूल्हे में 5 ml के करीब लुब्रिकेशन होता है। विद एज, उम्र के साथ साथ जैसे जैसे जोड़ वेयर एंड टेयर होते हैं, वेयर एंड टेयर जो मैं कह रहा हूँ वो वेयर एंड टेयर मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जोड़ थोड़े थोड़े घिसने शुरू हो जाएंगे। उसमें जॉइंट लुब्रिकेशन अपने आप कम भी होता है और कभी कभार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जैसे आप इस मौसम में स्पेशली अगर देखें तो लुब्रिकेशन के लिए आप देखेंगे लोग मालिश कर रहे हैं और घी खा रहे हैं, पर उससे भी उनका जोड़ों का दर्द कम नहीं होता। तो लुब्रिकेशन के लिए एक बेस्ट तरीका जिसे बिना दवाई के भी करा जाए वो है एक्सरसाइजेस। जैसे जैसे आप एक्सरसाइजेस करते रहते हैं अपने आप लुब्रिकेशन होती है। इसके अलावा लुब्रिकेंट के लिए कुछ टैबलेट्स भी कहते हैं जो अंदर जॉइंट की इन्फ्लेमेशन कम करता है और उससे पेन्स भी कम होते हैं। जी, तो कोई ऐसी सिंपल सी एक्सरसाइज जो आप हाथ से कुछ अगर डेमो करके दिखाएं हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को? मैं हाथ से कहता हूँ, तो हाथ से अगर है तो थोड़ी थोड़ी हाथ को चलाना, ये कलाइयों को चलाना, ये थोड़े थोड़े योग हैं। इसके अलावा कोनी को भी पूरा खोलना मोड़ना कम से कम 20 बार सुबह शाम। कंधे की एक्सरसाइज हम जनरली ऐसे घुमाने की करते हैं जो कि अच्छी नहीं होती है। तो कंधे के लिए सबसे अच्छी रहती है एक डब्लू पोस्चर होता है या स्कैपुलर आइसोमेट्रिक्स जिसे कहा जाता है, जिसे
पीछे वाली कंधे की जो हड्डी होती है, ब्लेड होती है, उन दोनों को पीछे होल्ड करना, गर्दन को नीचे करके होल्ड करना, जिससे कि सर्वाइकल की भी थोड़ा बहुत जो दिक्कत होती है उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है या रिलीफ मिलता है। और ये दिन में 10 बार कम से कम डब्लू बनाना। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा हाफ सर्कल्स, मिनी सर्कल्स, पूरा जोर की जो पहले हम करते थे हिलाने से दर्द बढ़ सकते हैं। जी डॉक्टर विक्रांत, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जॉइंट पेन अक्सर मौसम, आपने बताया कि मौसम के चेंज होने पर सामने आ जाता है, और उसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने एक बार, घरेलू चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज हैं वो बताई हैं। तो ऐसे क्या लक्षण हैं, कब ये माना जाए कि जॉइंट पेन एक अब बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है शरीर में, या बहुत जिससे चिंताएं बढ़ने वाली हैं, उसके लक्षण क्या हैं? जॉइंट पेन अगर तो ऐसे, जैसे हमने पहले शुरुआत में बात करी कि जैसे ही तापमान कम हुआ और उसके बाद दर्द आया, वो दर्द 35-40 के बाद हर किसी को आ सकता है। तो वो कुछ दिन तक रहता है। थोड़ी गर्म कपड़े पहनने से, थोड़ा बहुत गर्म पानी से सिकाई करने से, फिटकरी डाल के सिकाई करने से, जो घरेलू नुस्खे हैं वो करने से आराम आ जाना चाहिए। अगर तो आराम नहीं आता और दर्द बढ़ रहा है और कम नहीं हो रहा है, अगर वो किसी बुखार से संबंधित है, अगर बुखार आया और उसके बाद दर्द आए, तीसरा अगर वो रोज के काम करने में दिक्कत दे रहा है सब कुछ करने के बावजूद, तब ये आपके टाइम है जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने आप का अपना जांच करवाना चाहिए। नॉर्मली तो ठीक है कि जब हमें ऐसी चीज़ें होती हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट तो करना ही चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थिति कब आए कि उसके लिए डॉक्टर को ऑपरेशन कहना पड़े या कुछ टेस्ट कराने पड़े। तो इसके लिए हम वापस से मैं आपको लेके जाऊंगा तो गठियाबाई का दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द। जी। तो अगर गठियाबाई जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, अगर उसका दर्द है तो उसमें उसका निकालना, कि गठियाबाई जो हम कह देते हैं वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होती हैं गठियाबाई, तो उसको जड़ से निकालना, उसको ट्रीट करना, फिर आपको किसी ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो उसके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जब आप कभी भी अपने डॉक्टर को दिखाएंगे वो उसके स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, ब्लड टेस्ट भी होते हैं, बाकी सारे टेस्ट भी होते हैं, कभी कभार बायोप्सीज भी करनी पड़ती हैं उसको कंफर्म करने के लिए। जब गठियाबाई को ट्रीट करते हैं तो हमें ऑपरेशन की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी। अगर वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन अगर आपकी ज़िंदगी को, जैसे हम कहते हैं एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग, जी, अगर रोज़मर्रा के काम को आपको दिक्कत दे रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह भी नहीं कर पा रहे हैं, जी, और तीसरा अपने आसपास के जो आपके सखे और मित्र थे उनसे मिलने भी आपको रोक रहा है, आपको इन अदर वर्ड्स आपको काम करने से, नॉर्मली जिंदगी जीने से, घर बाहर निकल रोजमर्रा के काम से भी दिक्कत रहा है, जी जी, दैट्स व्हेन, तब हम बोलते हैं कि आप अपनी सर्जरी करा लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर रहे। जी। अच्छा, जॉइंट पेन क्या किसी विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है? तो जॉइंट पेन्स, डेफिशिएंसी एसोसिएटेड जॉइंट पेन्स कम होते हैं, पर हो ज़रूर सकते हैं। डेफिशिएंसी एसोसिएटेड मस्कुलर पेन्स एंड स्पैज़म्स बहुत ज़्यादा होते हैं जी। कभी कुछ झुक के काम कर रहे हैं, एकदम से कमर पकड़ ली, या सुबह सो के उठे हैं गर्दन पकड़ ली, या चलते चलते हैमस्ट्रिंग या थाई की मसल में कुछ आ गया, तो वो काफ़ी कॉमन इससे एसोसिएटेड है। अच्छा, हैमस्ट्रिंग की आपने बात की, ये जानना चाहूँगा क्या है हैमस्ट्रिंग? हैमस्ट्रिंग एक और होता क्यों है? हैमस्ट्रिंग एक जांग की मसल है। तो हैमस्ट्रिंग स्पैज़म्स होते क्यों हैं? अगर हम ओवर एक्टिविटी या अंडर एक्टिविटी, मैं तो ये मानता हूँ, अगर हम उसको एक्सरसाइज कम करें जी, जो कि यूजुअली ज़्यादा होता है कि भैया कुछ भी नहीं करते हैं और एक दिन ज़्यादा चल लिए जी, और दूसरा ओवर एक्टिविटी जो कि जिम से एसोसिएटेड होती हैं कि भैया एक दिन जाके बस ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया और उसके अगले दिन दर्द आ रहा है, वो 5 दिन तक दर्द रहता है, फिर धीरे धीरे करके से। क्या हड्डियों पे या जॉइंट्स पे D3 की डेफिशिएंसी भी कोई प्रभाव डालती है? हड्डियाँ के अंदर, जैसे कि सारे हम जानते हैं, अभी तक सबको एटलीस्ट ये पता चल गया है कि हड्डियाँ कैल्शियम में होती हैं, कैल्शियम से बनी होती हैं जी। हड्डियों के अंदर ढांचा होता है, जैसे हमारी बिल्डिंग्स का ढांचा होता है, तो वो जो स्केलेटन का जो ढांचा अंदर है बिल्डिंग की तरह, उसमें कैल्शियम डिपोजिशन करने का काम विटामिन डी करता है जी। तो विटामिन डी अंतड़ियों से कैल्शियम को खींचने का काम, किडनी की रोल है D3, बहुत रोल है। विटामिन डी लेना चाहिए और धूप में बैठना भी चाहिए। तो धूप, हम लोग सोचते हैं कि सुबह की धूप सबसे अच्छी है,
ऑन द कॉन्ट्रेरी देखा गया है कि 1 से 1.5 बजे वाली जो धूप है वो अच्छी मानी जाती है। उसी में ऐसे होते हैं जो विटामिन डी बॉडी में बनने को देते हैं, बट वो भी 30-40 की उम्र तक आप धूप ले रहे हैं तभी उतना बहुत है। 40-45 की उम्र के बाद वो अकेली धूप काम नहीं करती, आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। जी, तो कुछ खाने पे भी किस तरह का ध्यान रखना चाहिए सर्दियों में कि जॉइंट पेन से बचा जा सके? एक चीज़ मैं मानता हूँ कि हमारे कुछ देसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी होती हैं इसके लिए। जैसे इस टाइम में आके हम गुड़ और तिल का उस सब का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। जी, तिल एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। जी, इसके अलावा इसी टाइम में कैल्शियम जो जैसे चाहिए होता है, इसी टाइम में पालक और मेथी दाना आ जाता है। जी, तो मेथी दाना, मेथी, पालक, इन सब में बहुत हाई लेवल ऑफ कैल्शियम होता है। जी, जो हम खाते हैं तो उससे डेपोजिशन होएगा, पर ये सब डेपोजिशन करने के लिए भी विटामिन डी चाहिए। जी। हम सब खाते रहे हैं और विटामिन डी अगर नहीं ले रहे हैं तो वो अंदर हड्डी में नहीं जमा करता है। कोई और चीज़ जो आप अपनी तरफ से बताना चाहें कि वो क्या ख्याल रखें लोग, खासकर मैं बुज़ुर्गों की बात कर रहा हूँ कि बुज़ुर्गों को इस वक्त जॉइंट पेन या इस तरह के मस्कुलर पेन इसकी चिंताएं ज़्यादा होती हैं, तो उनको क्या खास ध्यान रखना चाहिए, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? लोगों के लिए मैं एक हाथ जोड़ से विनती करना चाहूँगा कि आप कृपया करके एक्टिव रहें। हम ठंड में और बिस्तर में पड़े रहने के लिए की कोशिश करते हैं कि हम कंबल में लेटे रहें, हम बिस्तर में पड़े रहें, वो उससे दर्द बढ़ेंगे। हमें जितना हम एक्टिव रहेंगे, जितना योगा करेंगे, जितने एक्सरसाइज करेंगे, उतने दर्द कम होंगे, उतने दर्द नहीं होंगे। तो क्या ये अच्छी बात है कि पेन किलर से दर्द को मेंटेन किया जाए? पेन किलर से दर्द को हम नहीं दबाना चाहिए। पेन किलर 15 दिन में 1 से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो पेन किलर, ज़्यादा पेन किलर लेने का भी नुकसान है? बहुत नुकसान है, उससे किडनीज भी ख़राब होती हैं, उनसे अल्सर्स हो सकते हैं, उनसे लिवर पे भी फ़र्क पड़ता है। तो पेन किलर बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ों से पेन को दूर रखना चाहिए अपनी बॉडी से। तो एक शब्द आया है कि पेन मैनेजमेंट, तो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि आप पेन मैनेजमेंट क्या है? तो पेन मैनेजमेंट का सबसे पहला एक होता है कि पेन आना नहीं चाहिए। जी, तो कैसे रोका जाए? पेन को रोकने के लिए कुछ तरीके कि रोज़ सुबह सुबह उठ के पहले तो ठंडे पानी से नहाना है। जी, एक हमारे बुजुर्ग पहले कहते थे कि ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो ठंडे पानी से नहाना है। ठंडे पानी से जोड़ों के दर्द, हाथों पैरों के खोलों के दर्द बढ़ सकते हैं। गर्म पानी से नहाएं, गर्म पानी से सिकाई भी करें, पहला। दूसरा, मैं बार बार एक जो बोल रहा हूँ एक्सरसाइजेस की या योग की, तो वो ज़रूर करें क्योंकि वो एक लौती चीज़ है जो बचा के रखती है। योग का और भी बड़ा रोल है। योग और एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हड्डी मजबूत होती हैं। योग और एक्सरसाइज करने से वो कैल्शियम डेपोजिशन भी होता है। तीसरा, इस टाइम में जब हम बैठे हुए हैं और थोड़ा तिल और गुड़ वगैरह भी ज़्यादा खा रहे हैं, इस टाइम में शुगर्स भी बढ़ सकते हैं हमारे, तो सैर करना, उससे शुगर्स भी कंट्रोल होंगे और यूरिक एसिड भी कंट्रोल होता है, जिससे भी जोड़ों के दर्द बढ़ सकते हैं। जी। बाकी पेन मैनेजमेंट में देसी नुस्खे में तो मैं कहूँगा कि हम प्रेफर यही करेंगे, इन 3-4 चीज़ों से हम बचने की कोशिश करते हैं। फिर दर्द की दवाइयाँ आती हैं और कुछ स्प्रेज या जेल्स आते हैं जिससे हम दर्द को एलिविएट या कम करने की कोशिश करते हैं। मेन तो मैं अभी आपने यूरिक एसिड का जिक्र किया, तो यूरिक एसिड अक्सर देखा जाता है कि जब टेस्ट कराया जाता है तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है, तो उसके कारण क्या हैं, वो कितना प्रभाव डालता है हमारे जॉइंट्स पे, हमारी हड्डियों के पेन्स पे, क्या कितना प्रभाव डालता है? यूरिक एसिड के से एसोसिएटेड जॉइंट पेन्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं हमारे पास। यूरिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट है प्रोटीन का, तो हम जो प्रोटीन लेते हैं उसमें प्यूरिन, पिरिमिडीन अलग टाइप के होते हैं, जिसका जब बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है तो वो यूरिक एसिड बनता है। और अगर वो या तो ज़्यादा बन रहा है या किडनी उसको क्लियर नहीं कर पा रही है तो वो जाके डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट्स में। अगर वो प्रोलॉन्ग चल रहा हो तो वो क्रिस्टल फॉर्म में, मतलब अंदर थोड़ी थोड़ी पाउडर फॉर्म में डिपॉजिट होके ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स डिपॉजिट हो जाता है और जॉइंट को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, जम जाता है अंदर। तो उससे कुछ, अब
क्यों हर किसी को हो रहा है, कुछ लोगों में टेंडेंसीज होती हैं बढ़ने की, वैसे देखा गया है मेल्स में ज़्यादा टेंडेंसीज होती हैं। अदरवाइज इसके हाई प्रोटीन डाइट से एसोसिएशन ज़्यादा है जी। जो ड्रिंक्स लेते हैं उनमें है, कोल्ड ड्रिंक लेने से भी एसोसिएशन ज़्यादा है, लेग्यूम्स जैसे पालक वगैरह की मैंने जैसे बात करी थी उनसे भी बढ़ने के इसके चांसेस होते हैं। यूरिक एसिड एसोसिएटेड पेन्स में मोस्ट कॉमनली हमारे पैर में ज़्यादा कॉमन होता है, अंगूठे की जो बॉल है वहाँ पे होता है। अदरवाइज अगर एक ही जॉइंट में एकदम से पेन आ रहा है और दर्द की गोली से भी आराम कम आ रहा है तो हम जनरली सोचते हैं कि वो यूरिक एसिड का पेन हो सकता है। तो हाँ, क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है कि आपको जॉइंट का पेन है, मसल का पेन है या यूरिक एसिड का पेन है, तो ये चीज़ें अलग अलग हैं। आपने बड़े तरीके से डिफ़ाइन की और ये बताया भी कि अगर जॉइंट का पेन हो तो हमें क्या ख्याल रखें, मतलब अगर वो पेन सीधा जॉइंट से आ रहा है, और यूरिक एसिड का पेन हो तो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करें जिससे हमें लगे कि ज़्यादा ना बढ़ना चाहिए। तो यूरिक एसिड का पेन जोड़ों में एकदम से आएगा, कभी कभार वो सूजन और गर्माहट के साथ भी आता है, साथ में लाल लाल भी, वहाँ पे चमड़ी भी लाल हुई होगी। तो कभी कभार यूरिक एसिड का जो दर्द है वो इन्फेक्शन की तरह भी महसूस होता है कि जैसे इन्फेक्शन मवाद पड़ गई हो अंदर जी। तो इसके लिए फिर टेस्ट कराए जाते हैं कि कहीं ये यूरिक एसिड ही है या इन्फेक्शन हो रहा है। तो बचने के लिए जैसे बोला कि अब प्रोटीन रिच डाइट, कुछ लोगों में टेंडेंसी पहले से ही होती है तो पता चल जाता है जी, कुछ लोगों को पहले से ही होता है कि कभी कभार यूरिक एसिड बढ़ रहा है, दर्द आ रहे हैं तो पता चल जाता है, तो उनको कम लेना चाहिए जी। दूसरा, किडनी डिजीज़ वालों को सोच समझ के हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। तीसरा, कुछ टाइम की दवाइयाँ फिर उसके बाद चलती हैं जिस टाइम में हमको हाई प्रोटीन डाइट को कंट्रोल करके कुछ दवाइयों से यूरिक एसिड कंट्रोल करना चाहिए। मोटा मोटा अगर थोड़ा पेन हो तो आप बचने की कोशिश करें, ज़्यादा पेन हो तो फिर डॉक्टर एडवाइस बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो जनरली यूरिक एसिड वाला जो पेन है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, एकदम से आपको चुभन वाला दर्द आता है जी। और समझ आ जाना चाहिए कि ये वाला जो दर्द है ये डॉक्टर की एडवाइस के बिना नहीं होगा। आप एक बार दिखा लें, यूरिक एसिड जो भी डॉक्टर साहब आपको टेस्ट देंगे वो कराएं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको जॉइंट पेन होता है या बुज़ुर्ग लोग हैं जिनमें ज़्यादा शिकायतें आती हैं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि दिनचर्या में वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, किस तरीके से पूरे दिन में आगे बढ़ें? और थोड़ा सा, क्योंकि हम जो प्रोग्राम है उस पर हम क्योर पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, प्रिवेंट पे ज़्यादा बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन ज़्यादा हो। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ, तो मेरा मानना है कि अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप ऐसी बताएंगे तो शायद दिनचर्या में लोगों के, आम लोगों के बहुत काम आ सकती है। तो अपनी दिनचर्या में मैं एक चीज़ तो कहना चाहूँगा कि इस टाइम में थोड़ा इतनी सुबह सुबह जल्दी उठने की कोशिश ना करें, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता कोई इतनी सुबह 3 बजे 4 बजे उठने की कोई नहीं है। सुबह सुबह ही 4 बजे सैर पे जाना है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा लेट जा सकते हैं। ये ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा थोड़ा सा, जो ये मैं जिस पॉपुलेशन को एड्रेस कर रहा हूँ वो रिटायर्ड पॉपुलेशन को एड्रेस कर रहा हूँ जी, जो बुजुर्गों की बात जाना है, जो जिसको 6 बजे काम पे जाना है तो वो सुबह 5 बजे उठेगा, वो तो दिनचर्या है उनकी। लेकिन जो बुजुर्ग हैं जो अभी रेस्ट की मुद्रा में हैं उनके लिए आप थोड़ा सा आराम से थोड़ा जी 5-6 बजे तक उठ सकते हैं। जब थोड़ा सा धूप आ जाए, सूर्योदय हो जाए, उसके बाद आप निकलें और फिर एक्सरसाइज या सैर करने निकलें। इसके अलावा इस स्पेसिफिक टाइम में कोशिश रहे कि आप ज़्यादा चाय और उन सब पे ना जाएं, उनसे भी एटलीस्ट हार्ट बर्न्स वगैरह तो होंगे। एंड तीसरा, सैर और एक्सरसाइज ज़रूर करें। चौथा, ज़्यादा लेग्यूम्स या जैसे बोला मैंने, अगर यूरिक एसिड की आपकी पहले से दिक्कत रहती है तो पालक और इन सब को थोड़ा कंट्रोल में खाएं। तिल, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे मिठाई में हो या तिल का पाउडर है या वो भी है, वो भी कंट्रोल में खाएं। मेथी दाना भी कंट्रोल में खाएं। और इस टाइम में नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं वो चिकन और अंडा भी बहुत खाते हैं, तो उनको भी अगर है तो लेस कर दें, बिल्कुल लेस कर दें, क्योंकि उनसे भी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ता है। और दूसरा कहूँगा कि आप धूप में ज़रूर बैठें दोपहर की धूप में नेचुरल विटामिन डी डिपोजिशन भी होएगा। इसके अलावा धूप बैठने से आपको गर्म में भी लगेगा। और कपड़े, ठंड में अगर बाहर निकल रहे हैं तो पर्याप्त कपड़े ज़रूर पहने।
और शाम को भी ज़्यादा बाहर ना जाएं। ठंडी हवाएं, जैसे पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसमें भी जोड़ों के दर्द बहुत बढ़ते हैं, उसको भी थोड़ा बचा के रखें। और आई थिंक प्रिवेंशन, इसी से ही प्रिवेंशन और अपने आप के जोड़ों के दर्द बचा पाएंगे। और आज हमने डॉक्टर विक्रांत खन्ना से पेन मैनेजमेंट पे बात की और हड्डियों और इनसे जुड़े हुए बहुत सारे चीज़ें और हैं, क्योंकि ये हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट के भी एक्सपर्ट हैं। तो अगले एपिसोड में इनसे जानेंगे और बहुत जल्द फिर मिलेंगे हम डॉक्टर विक्रांत खन्ना के साथ कुछ और नई बीमारियों पर, उनके प्रिवेंट के लिए, उनके क्योर के लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विक्रांत खन्ना कि आप बिल्कुल सटीक न्यूज़ में आए और आपने हमारे दर्शकों के लिए इतनी बेहतरीन चीज़ें बताई जो उनके काम आ सकें। धन्यवाद। थैंक यू। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।